मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्नर्स में आप सभी भाई बहनों दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज ईवीएस का मैराथन क्लास लेके आया हूं, जो कि आपके सीटेट एग्जाम दोस्तों जो सेकंड फेज होने वाला है जनवरी में, उसके लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास होने वाले दोस्तों। हो सकता है दोस्तों जितने प्रश्न हैं इसी में से आपके जो प्रश्न आपके पेपर में आए दोस्तों सारे प्रश्न आपको मिल जाएं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक चीज़ बता दें, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को दोस्तों एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मेरे द्वारा डाले गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन पहला दोस्तों क्या है कि ईवीएस की चलिए दोस्तों बताते हैं आपको क्या है पहला क्वेश्चन कि ईवीएस की एक शिक्षिका जो अपने छात्रों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग प्रश्न पूछेगी, उन्हें चुनिए दोस्तों। एक ईवीएस की एक शिक्षिका है दोस्तों जो अपने छात्रों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग प्रश्न पूछेगी, तो उन्हें चुनिए किस टाइप का प्रश्न बच्चों से करेगी। ठीक है, क्लोरोफिल क्या है दोस्तों, इससे तो कोई सृजनात्मकता में बढ़ावा होगा नहीं, क्योंकि बच्चा इससे में कुछ सोचने की ज़रूरत है ही नहीं दोस्तों। क्योंकि क्लोरोफिल के बारे में सबको पता होता है कि क्लोरोफिल के कारण ही दोस्तों जो पत्तियां होती हैं उनका कलर जो होता है हरा होता है। ठीक है, जैसे अब चलिए खाद्य श्रृंखला दोस्तों क्या है। खाद्य श्रृंखला उत्पादक उपभोक्ता अपघटक दोस्तों, इस तरीके से खाद्य श्रृंखला होती है। जल के 3 स्रोतों के बारे में बताना दोस्तों, ये भी जल के 3 स्रोतों के नाम सिर्फ यहाँ पे बताना है। ठीक है, इसमें कुछ भी सृजनात्मकता से रिलेटेड कुछ नहीं है। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे दोस्तों, इसमें सोचने के लिए मजबूर किया जा रहा है बच्चे को कि आप कुछ अलग तरीके से सोचिए कि ध्वनि प्रदूषण जो हो रही दोस्तों उसको कम करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे। ठीक है, तो यही इसका राइट जवाब होगा। इससे उसमें सोचने की सृजनात्मकता को बढ़ावा मिलेगा इस प्रकार के प्रश्नों से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, देखिएगा क्या है कि 12 वर्ष के बच्चों को समुद्र के नीचे जीवन की व्याख्या करने के लिए आप किस तरह के मीडिया का उपयोग करेंगे दोस्तों। तस्वीरें, फिल्म, मॉडल, पत्रिका। तो 12 वर्ष के बच्चों को दोस्तों समुद्र के नीचे जीवन की व्याख्या करने के लिए अगर आपको बताना है कि समुद्र के नीचे का जीवन कैसा दोस्तों, अगर उसकी व्याख्या करना है तो आप किस तरह के मीडिया का उपयोग करेंगे। सिर्फ तस्वीर दिखाने से हो जाएगा न, सिर्फ या मॉडल दिखाने से या पत्रिका दिखाने से नहीं दोस्तों, उसको उस टाइप का फिल्म दिखाएंगे जिससे उसको पता चल जाएगा कि समुद्र के नीचे का जीवन कैसा होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। सभी क्वेश्चन आपके सीटेट सेकंड फेज के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण हैं। छात्र ईवीएस कक्षाओं में रुचि नहीं ले रहे हैं, शिक्षक छात्रों के स्वयं में रुचि विकसित करने में कैसे मदद कर सकता है। कुछ छात्र ऐसे दोस्तों कि वो ईवीएस की कक्षा में जो पर्यावरण अध्ययन की दोस्तों कक्षा है उसमें रुचि नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो शिक्षक छात्रों को स्वयं में रुचि विकसित करने के लिए कैसे मदद करेगा, उन्हें दंडित करेगा। जहाँ दोस्तों दंडित की बात आ जाए, दंडित या दबाव या रटना वो सभी क्या हो जाते हैं, निगेटिव हो जाते हैं, तो उन्हें आपको तुरंत ही गलत काट देना है। ठीक है, आगे चलते हैं। उन्हें हाथों से की जाने वाली गतिविधियों या प्रयोगों में शामिल करेंगे दोस्तों। यही राइट जवाब होगा कि बच्चे जो हैं उन्हें दबाव से कोई चीज़ नहीं करवाना है या उन्हें दंडित नहीं करना है दोस्तों, या सिर्फ उन्हें परामर्श देने से उनका मन कक्षा में नहीं लगने लगेगा, बल्कि उन्हें हाथों से की जाने वाली जो गतिविधियां हैं दोस्तों उनको गतिविधियों में शामिल करने से या उनको अवसर देने से दोस्तों वो अच्छे तरीके से या उनका मन लगने लगेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों क्या है, देखिए अपने पर्यावरण अध्ययन वर्ग में एक समूह गतिविधि प्रारूप करते समय आप निम्नलिखित में से किस विचार को ध्यान में रखेंगे। बच्चों के हितों को संलग्न करेंगे, लड़के और लड़कियों के लिए समान रूप से आग्रह करेंगे, महंगी सामग्री का उपयोग करेंगे, सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से आग्रह करेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि इसका जो राइट जवाब होगा इस क्वेश्चन का वो क्या होगा, ए, बी और डी जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि घटपर्णी दोस्तों एक पादप होता है जो कीट और मेढक तक को फंसाकर खा जाता है। हमारे देश के एक पूर्वीय राज्य में भी पाया जाता है, इस राज्य का क्या नाम है दोस्तों। घटवर्ती एक पादप है दोस्तों जो कीट
कीटों को और मेढकों तक को फंसाकर खा जाता है। यह हमारे देश के एक पूर्वी राज्य में पाया जाता है। उस राज्य का नाम क्या है? मेघालय, मिजोरम, असम, नागालैंड। तो कहाँ पे पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि ईवीएस में शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है? ईवीएस में दोस्तों पर्यावरण अध्ययन में शैक्षिक भ्रमण का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है? बच्चों की ऊर्जा का विकास करना, छात्रों को हस्त गतिविधि आधारित अनुभव उपलब्ध कराना, सामाजिकरण को बढ़ावा देना या टीम भावना को बढ़ावा देना। तो छात्रों को हस्त गतिविधि आधारित अनुभव उपलब्ध कराने के लिए शैक्षिक भ्रमण कराया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों कि कह रहा है पौधों को वायुमंडल का शुद्धिकरण कहा जाता है। शुद्धिकारक या शुद्धिकरण कहा जाता है क्योंकि इसमें होती है श्वसन की क्रिया, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ये सभी। दोस्तों आपको बता दें कि पौधों को वायुमंडल का शुद्धिकारक कहा जाता है क्योंकि इसमें क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा दोस्तों वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? पौधों को वायुमंडल का शुद्धिकारक कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों पूछ रहा है सलाद से रिलेटेड निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सलाद से दोस्तों सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, आपके सेकंड फेज में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। सलाद दोस्तों भालू जैसा दिखाई देता है और दिन में लगभग 22 घंटे पेड़ से उल्टा लटक के सोता है। 22 घंटे नहीं सोता दोस्तों। सलाद चिंपैंजी जैसा दिखाई देता है, ये गलत है दोस्तों, क्योंकि सलाद जो होता है वो भालू जैसा दिखाई देता है। सलाद चिंपैंजी जैसे दिखाई देते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। सलाद भालू जैसे दिखाई देते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की छाया से उल्टे सिर लटका के सोते हैं दोस्तों। यही इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए विषयों के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक उप विषय है? दोस्तों आपको बता दें कि ईवीएस के पाठ्यक्रम में जो सुझाए गए विषय हैं उसमें कितने विषय हैं दोस्तों? 6 विषय हैं। कितने हैं? 6 थीम, जिसको थीम बोला जाता है। कितने थीम हैं? 6 थीम है। और जो आपका पहला थीम है दोस्तों परिवार और दोस्त, उसके कितने उप थीम है? 4 उप थीम है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए विषयों के तहत निम्नलिखित में से कौन सा उप विषय है? परिवार और मित्र दोस्तों ये मुख्य थीम है। भोजन ये भी आपका मुख्य थीम है। चीज़ें जो हम खाते हैं और करते हैं ये भी क्या है? आपका मुख्य थीम ही है। जबकि आपका उप विषय क्या है? पशु है। ठीक है, तो राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि कार्बनिक पदार्थ के अपघटन के समय मृदा में निम्नलिखित में से कौन सी उत्पादित नहीं होती है? जल, पोषक तत्व, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। दोस्तों आपको बता दें कि कार्बनिक पदार्थ के अपघटन के समय मृदा में से ऑक्सीजन उत्पादित नहीं होती, जबकि दोस्तों आपको बता दें जल, पोषक तत्व, कार्बन डाइऑक्साइड सभी क्या होते हैं? उत्पादित होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। यार दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि हाथी के विषय में, हाथियों से रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि हाथियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। हाथी बहुत ज़्यादा आराम नहीं करते दोस्तों, केवल दिन में 1 से 2-4 घंटे ही सोते हैं। ठीक है, ये तो राइट हो गया कि हाथी जो होते हैं दिन में बहुत ज़्यादा नहीं सोते हैं, सिर्फ पूरा 200 दिन रात मिला के 2 से 4 घंटे ही आराम करते हैं या सोते हैं। ठीक है, एक वयस्क हाथी एक दिन में 2 किलो से अधिक पत्तियां और टहनियां खा जाता है। 2 किलो नहीं दोस्तों, 100 किलो से ज़्यादा। कितने? 100 किलो से ज़्यादा पत्तियां और टहनियां खाता है। ठीक है, उन्हें कीचड़ और पानी में खेलना पसंद होता है, इससे उनकी त्वचा क्या होती है? उनकी त्वचा को ठंड मिलती है। ये भी क्या है? राइट है। हाथी झुंड में सबसे बड़ी मादा हाथी सब झुंड का नेता होती है। तो आपको बता दें दोस्तों ये भी क्या है? राइट है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा दोस्तों क्या होगा? ए, सी और डी। दोस्तों ये क्या है? यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि
रेगिस्तान ओके, दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रेगिस्तान ओके के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला एक वृक्ष है। यह एक विशेष प्रकार का वृक्ष है जिसकी जड़ें इसकी शाखा से बड़ी होती हैं। इस पेड़ की जड़ें पानी तक पहुंचने तक जमीन में गहराई तक जाती हैं। यह पेड़ अपने स्कंद में पानी जमा करता है। स्थानीय लोग इस पानी को पीने के लिए एक पतली पाइप का उपयोग करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है कि रेगिस्तान ओके ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानों में दोस्तों पाया जाता है। यह एक विशेष प्रकार का वृक्ष होता है जिसकी जड़ें इसकी शाखा से दोस्तों क्या होती हैं, लंबी होती हैं। इस पेड़ की जड़ें में तक पानी पहुंचे तक गहराई तक जाती हैं। तो इसका राइट जवाब दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शिक्षण उपयुक्त विधि है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण की उपयुक्त विधि है। संगोष्ठी और श्रुतलेख और दत्तकार, संगोष्ठी और परियोजना, व्याख्यान और श्रुतलेख। तो कौन सी शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि है दोस्तों, तो संगोष्ठी और परियोजना ये सबसे उपयुक्त विधि है। तो राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम थी प्रकृति से लोगों को जोड़ना, अपनी आवाज़ उठाइए समुद्र तल, प्लास्टिक प्रदूषण को पराजित करना, सावधानी पूर्वक उपयोग करें। दोस्तों आपको बता दें कि विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम क्या थी, प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना या प्लास्टिक प्रदूषण को पराजित करना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कह रहा है कि ओजोन के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। हमारे वायुमंडल में ओजोन का प्रतिशत 7.8% है। क्षोभ मंडल में उपस्थित ओजोन उत्तम ओजोन है। ओजोन पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर ऑक्सीजन निर्मित करती है। ओजोन समताप मंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा में वृद्धि करती है। दोस्तों आपको बता दें ओजोन क्या करती है, ओजोन पराबैंगनी जो किरणें आती हैं दोस्तों उनको अवशोषित कर उसके द्वारा ऑक्सीजन निर्मित करती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को किस कार्य के लिए मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। जल संरक्षण, सामुदायिक वानिकी, वनों के संरक्षण, सौर ऊर्जा। तो तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को जल संरक्षण के लिए पुरस्कार दिया गया था, मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि कौन सी गैस अधिकतम भूमंडलीय तापमान वृद्धि के लिए उत्तरदायी होती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, 2 बार हो गया है, नाइट्रस डाइऑक्साइड या नाइट्रस क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑक्साइड। ठीक है, कौन सी गैस अधिकतम भूमंडलीय तापमान वृद्धि के लिए उत्तरदायी होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है दोस्तों वो अधिकतम तापमान वृद्धि के लिए उत्तरदायी होती है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सभी बच्चों को पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण तथा सीखने के लिए प्रत्येक शिक्षण कक्ष में आवश्यकताएं होती हैं। सभी बच्चों को पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण तथा सीखने के प्रत्येक शिक्षण कक्ष में आवश्यकताएं होती हैं। संज्ञानात्मक या आयु उपयुक्त पाठ्यक्रम, दोस्तों ये सही है कि उनके आयु के अनुरूप जो है पाठ्यक्रम होना चाहिए। अनुकूल तथा धमकी रहित, दोस्तों धमकी रहित परिवेश मतलब जो ऐसा परिवेश या माहौल होना चाहिए कि उनको कोई चीज़ डरा धमका कर या किसी चीज़ को दबा कर या रटा कर दोस्तों न सिखाई जा रही हो। उनके अनुसार दोस्तों जैसा वो चाहें वैसा उनके लिए परिवेश हो उस क्लास का या उस शिक्षण कक्ष का। ठीक है, स्कूल आधारित आकलन तथा आख्या प्रस्तुत करना, उपरोक्त सभी दोस्तों इसका राइट जवाब है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के सीखने के मुख्य प्रशिक्षण संकेतांक हैं पर्यवेक्षण तथा रिपोर्टिंग, अभिव्यक्ति, व्याख्या तथा वर्गीकरण, पूछताछ, विश्लेषण तथा प्रयोग, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब है कि पर्यावरण अध्ययन के सीखने के मुख्य प्रशिक्षण संकेतांक क्या हैं, तो सभी इसका राइट जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं दोस्तों, पूरा शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए।
प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन की जो पाठ्य पुस्तक हो उसमें निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? यह प्राकृतिक और समाज सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती है। यह शिक्षार्थियों को वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरतों को पूरा करती है। यह वास्तविक कहानियों घटनाओं को शामिल करती है। यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित है। दोस्तों यही राइट जवाब है, ऑप्शन नंबर 4। जहाँ पे परिभाषा या याद करना ये सारी चीज़ें आ जाए वो आपका तुरंत निगेटिव हो जाएगा दोस्तों, वही उसकी विशेषता नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य आवश्यक नहीं है? भौतिक और सामाजिक पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, विज्ञान के आधारभूत प्रत्यय सिद्धांतों को रटकर याद करना। दोस्तों आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ रटकर याद करना आ गया तो यही आपका राइट जवाब हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि वनों के कटान के प्रमुख परिणाम क्या हैं? वन प्राणियों के प्राकृतिक आवास का विन्यास, जल चक्र पर प्रभाव, मृदा अपरदन। तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। नीचे दिए गए विकल्पों में से मधुमक्खी की सर्वाधिक उपयोगी विशेषता पहचानिए। दोस्तों मधुमक्खी से रिलेटेड क्वेश्चन इस साल दोस्तों कह लीजिए कि सीबीएसई वालों को दोस्तों पसंद आ गया। इससे रिलेटेड आपको हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन देखने के लिए जरूर मिलेगा। ठीक है, कि क्या कह रहा है कि केवल रानी मक्खी अंडे देती है, नर मक्खी कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं होती है, सभी मादा मक्खी अंडे देते हैं, कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजती है और उसे छत्ते में लेकर आती है। दोस्तों आपको बता दें कि इसकी जो उपयुक्त विशेषता है आपको कि क्या है कि केवल जो रानी मक्खी होती है दोस्तों वही अंडे देती है, और अंडे देने का जो उपयुक्त समय होता है अक्टूबर से लेके दिसंबर का मंथ जो होता है दोस्तों वही उपयुक्त समय होता है उनके अंडे देने का, और वही दोस्तों मधुमक्खी पालन का भी सबसे उपयुक्त समय माना गया है। ठीक है, नर मक्खी की कार्यकर्ताओं के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं होती, ये भी क्या है? राइट है। सभी मादा मक्खी अंडे देते हैं, ये गलत होगा, क्योंकि दोस्तों जो केवल रानी मक्खी होती है वही अंडे देने का कार्य करती है, कार्यकर्ता मक्खी भोजन खोजते हैं और उन्हें छत्ते तक लाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट जवाब क्या होगा? 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 कहने का मतलब है दोस्तों A, B और D। इसको हम दोस्तों 1, 2 और 4 भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ABCD लिखा गया है दोस्तों। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि ईवीएस में मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण मात्रात्मक डेटा एकत्र कर सकता है या सकते हैं? असाइनमेंट, पेपर पेंसिल टेस्ट, उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड, वर्कशीट। दोस्तों सभी क्या हैं? इसके राइट जवाब हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सभी क्वेश्चन दोस्तों महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके सेकंड फेज एग्जाम के लिए। पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? रट कर सीखने की आदत विकसित करना। दोस्तों रटना आ गया तो समझ लीजिए यही इसका राइट जवाब हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव ऑप्शन होते हैं। अगर पूछ रहा है कथन असत्य है तो यही इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि विज्ञान प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित ज्ञान एवं धारणाओं के मध्य संबंधों का तार्किक अध्ययन है, जिनमें से यह विषय व्यक्त होते हैं। दोस्तों क्या है कि ये उपयुक्त परिभाषा जो है दोस्तों किसके द्वारा पूछा है कि विज्ञान की उपरोक्त उल्लेखित परिभाषा जो है किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? W.C. डेम्पियर, B.S. ब्लूम, कार्ल पावर, J.W.N. सुलिवन। दोस्तों आपको बता दें कि जो ऊपर परिभाषा दी गई है, विज्ञान प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित ज्ञान एवं धारणाओं के मध्य संबंधों का तार्किक अध्ययन है, जिनमें ये विषय व्यक्त होते हैं। किसके द्वारा दिया गया है? W.C. डेम्पियर के द्वारा ये परिभाषा दिया गया है। तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री है? चलचित्र पट्टी, चार्ट, एपीडिया, स्कोप, स्लाइड। दोस्तों आपको बता दें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री है? तो क्या है? चार्ट है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे।
और दोस्तों एक चीज़, अभी तक अब अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को दोस्तों एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। एबीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का सिद्धांत है? वैश्विक से स्थानीय, अमूर्त से मूर्त, अज्ञात से ज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की। तो एबीएस दोस्तों पर्यावरण अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का सिद्धांत है? तो ज्ञात से अज्ञात जो है यही सीखने का सिद्धांत है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों कि किन बीमारियों के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है या डीपीटी का टीका दिया जाता है? काली खांसी, डिप्थीरिया, टिटनेस, काली खांसी, निमोनिया, पोलियो, डिप्थीरिया, पोलियो, टिटनेस, आंत ज्वर, हैजा, प्लेग। तो दोस्तों आपको बता दें कि किन बीमारियों के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है या दिया जाता है? काली खांसी, डिप्थीरिया और टिटनेस के लिए। तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि सूखा रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी से होने वाला प्रमुख रोग है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, विटामिन और प्रोटीन। तो सूखा रोग किसकी कमी से होने वाला रोग है? तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि वसा की कमी से होने वाले रोग का प्रमुख लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? वसा की कमी से जो रोग होता है दोस्तों, उसकी कमी से प्रमुख लक्षण क्या होता है अगर रोग हो जाए वसा की कमी से? तो गुर्दे की खराबी, हार्मोनिक असंतुलन, विकास की दर मंदित होना, चेहरे पर सूजन आना। तो वसा की कमी से होने वाला जो रोग है दोस्तों वो हार्मोनिक असंतुलन हो जाना। ठीक है, तो इसका प्रमुख लक्षण यही है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारे देश में राष्ट्रीय उद्यानों के उपदेश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? राष्ट्रीय उद्यान कई स्थानिक प्रजातियों का घर है। राष्ट्रीय उद्यान प्राकृतिक सुंदरता के स्थानों की रक्षा करते हैं। वे आदिवासी लोगों के लिए महत्वपूर्ण स्थानों और उन स्थानों की भी रक्षा करते हैं जो दिखाते हैं कि लोग अतीत में कैसे रहते थे। राष्ट्रीय उद्यान संरक्षित क्षेत्र नहीं है। दोस्तों यही इसका बारे में सही कथन नहीं है। ठीक है, तो यही राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा कि राष्ट्रीय उद्यान संरक्षित क्षेत्र नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस धान के खेत से निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। तो धान के खेत से निकलने वाली जो गैस होती है वो क्या होती है? मीथेन होती है, जिसे दोस्तों CH4 भी कहा जाता है। क्या होता है? CH4 इसका रासायनिक नाम होता है। ठीक है, मीथेन दोस्तों जो होती है वो धान के खेत से, जुआरी करने वाले खेतों से जो पशु होते हैं दोस्तों उनसे यही मीथेन गैस प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। नीचे दिए गए विशेषताओं के आधार पर राष्ट्रीय उद्यान की पहचान कीजिए। यह भारत के दूसरे सबसे बड़े मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र का घर है। यह लुप्तप्राय खारे पानी के मगरमच्छों के लिए एकमात्र प्रजनन स्थल है। इसे रामसर स्थल के रूप में भी नामित किया गया है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, सुंदर राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री काबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों राइट जवाब क्या? ऑप्शन नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय ग्रीन हाउस गैसें बनाती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड या जल वाष्प। तो जो गैसें होती हैं, कौन सी वायुमंडलीय गैस ग्रीन हाउस गैसें बनाती हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं, नाइट्रस ऑक्साइड और जल वाष्प। दोस्तों इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 1, 3 और 4 जो होते हैं दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और जल वाष्प जो होते हैं वो गैसें ग्रीन हाउस गैस बनाती हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ये दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? रेफ्रिजरेटर, फ्रेम कर्मक, फ्रोजर खाद्य में। तो निम्नलिखित में से कुछ कूट का उपयोग करते सही उत्तर का चयन कीजिए कि क्लोरोफिल जो होता है दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC का उपयोग निम्नलिखित में किसमें किया जाता है? तो दोस्तों आपको बता दें
कि इसका राइट जवाब होगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। मदुरा मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इनमें से कोई नहीं। तो मदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ पे अवस्थित है? तमिलनाडु में अवस्थित है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। करा है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पंजाब, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? गुजरात में अवस्थित है। उस समुच्चय का चयन कीजिए जो किसी आवास के केवल जैविक घटक का प्रतिनिधित्व करता हो। रेत, कछुआ, केकड़ा, चट्टाने, कीड़े, मेढक, मछली, जलीय पौधे। तो यह इसका राइट जवाब होगा कि उस समुच्चय का चयन करना है जो किसी आवास के केवल जैविक घटक का, जैविक घटक कीड़े, मेढक, मछली और जलीय पौधे आते हैं। तो राइट जवाब क्या? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि यात्रा थीम के मुद्दे केवल विद्यार्थियों के लिए सार्थक हो जाते हैं यदि मुद्दों के आसपास बहस आयोजित की जाती है। दोस्तों यात्रा के समय यात्रा थीम के मुद्दे केवल विद्यार्थियों के लिए सार्थक होते हैं जब मुद्दों के आसपास, जो मुद्दे होते हैं दोस्तों, उसी के आसपास बहस का आयोजन किया जाता है। तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका राइट जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलिए। यही क्वेश्चन था ना दोस्तों कि यात्रा थीम के मुद्दे पर केवल विद्यार्थियों के लिए सार्थक हो जाते हैं यदि मुद्दों के आसपास बहस आयोजित की जाती है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। कह रहा है कि असम का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? असम का सबसे लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? राउत नाच, बगरुम्बा, रागनी या मंच। तो क्या है दोस्तों? बगरुम्बा जो है असम का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है। क्या है? बगरुम्बा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि रक्त समूह ए बी वाला व्यक्ति जो होता है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि रक्त समूह के बारे में कौन सा सही है? रक्त समूह ए बी और ओ वाले व्यक्तियों को रक्तदान कर सकता है, को सार्वभौमिक रक्तदाता कहा जाता है, किसी भी समूह से रक्त प्राप्त कर सकता है, न तो सार्वभौमिक प्राप्त करता है न तो सार्वभौमिक दाता है। तो दोस्तों इसमें से कह रहा है कि ए बी वाला जो व्यक्ति होता है दोस्तों वो क्या है? चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि बकुला भैंस की पीठ पर क्यों बैठता है? बकुला मनोरंजन के लिए भैंस के पीठ पर बैठता है। भैंस बकुले को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में मदद करती है। बकुला भैंस को डराना चाहता है। बकुला और भैंस में एक सहजीवी संबंध होता है। दोस्तों बकुला और भैंस में एक सहजीवी संबंध होने के कारण बकुला जो होता है भैंस के ऊपर बैठता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जड़ों का कार्य नहीं है? पौधों को जकड़ना, पौधों का पानी का अवशोषण करना, खनिज नमक का अवशोषण करना, स्टार्च को बनाना। दोस्तों यही काम पौधों की जड़ों का नहीं है कि स्टार्च का निर्माण करना या स्टार्च बनाना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। कह रहा है कि सांपों के बारे में सही कथन का चयन करिए। हमारे देश में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। कोबरा सांपों की एक जहरीली किस्म होती है। एक जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं जिसके माध्यम से जहर सांप के काटने पर किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है। सर्पदंश की दवा सांप के जहर से बनाई जाती है। दोस्तों आपको बता दें कि हमारे देश में केवल 4 तरह के सांप पाए जाते हैं। राइट है, कोबरा सांप एक जहरीले किस्म की प्रजाति होती है। सर्पदंश की जो दवा होती है उसी के दांत या उसी के जहर से बनाई जाती है। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा। ए बी एंड डी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। यह वृक्ष मुख्य रूप से मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। यह ज़्यादा जल के बिना बढ़ता है।
यह एक छायादार वृक्ष होता है। बच्चे इसकी छाया में खेलना पसंद करते हैं। दोस्तों आपको बता दें खेजड़ी वृक्ष के बारे में। खेजड़ी वृक्ष जो होता है यह मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है और इसकी जो फलियां होती हैं दोस्तों उसको भोजन के रूप में या सब्जी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। और इसकी जो दोस्तों छाल होती है खेजड़ी वृक्ष की, उससे दवा का निर्माण या दवा बनाया जाता है। और इसकी लकड़ी की खास बात ये होती है कि इसमें कीड़े नहीं लगते हैं दोस्तों, ठीक है। और इसकी इतना छायादार वृक्ष होता है कि इसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब है ए, बी और सी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। करा है कि एक पक्षी एक पेड़ पर सबसे ऊंचाई पर अपना घोंसला बनाता है, या पक्षी कौन सा है? सनबर्ड है, इंडियन रॉबिन है, कौवा है या डव है? तो दोस्तों आपको बता दें कि कौन सा पक्षी ऐसा है जो पेड़ की सबसे ऊंचाई पर अपना घोंसला बनाता है, वो कौवा है दोस्तों। कौवा दोस्तों जो कोयल होती है उसके कोयल जो होती है दोस्तों कौवे के घोंसले में जाके अंडा दे देती है और वहाँ से चली जाती है। कौवा है दोस्तों उसके अंडे को सेता है, ठीक है। सेने का मतलब होता है कि अंडे को बच्चे में तैयार करने का काम करता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। करा है कि घरों की निम्नलिखित में से विशेषता के विचार कीजिए कि घरों के बारे में। भूतल में खिड़की के बिना घरें होती हैं दोस्तों, और घरों को पत्थर के खंभों से जमीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊपर बनाया जाता है। पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें होती हैं, ठीक है। और लकड़ी के फर्श, इसके फर्श जो होते हैं वो कैसे बने होते हैं? लकड़ी के बने होते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मैच खाद्य पदार्थों के संरक्षण का तरीका नहीं है? खाद्य पदार्थों के संरक्षण का तरीका है दोस्तों। तरीका आलू के चिप्स, दूध, पनीर, सेब जाम, कच्चा आम और अचार। दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देखिएगा क्वेश्चन फिर से कि निम्नलिखित में से कौन सा मैच खाद्य संरक्षण का सही तरीका नहीं है? अगर दोस्तों संरक्षण करना है तो आलू के चिप्स बना के रखे जाते हैं ताकि काफ़ी समय तक उसका उपयोग किया सके। सेब का जाम बनाया जाता है, ठीक है। और कच्चा आम का अचार बनाया जाता है। तो दूध से पनीर बना के दोस्तों उसको काफ़ी देर तक या खाद्य पदार्थ को संरक्षण नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो यही इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, करा है कि मच्छरों से फैलने वाली 3 बीमारियों का समूह क्या है? डेंगू, मलेरिया, कोविड-19, चिकनगुनिया, डेंगू, HIV एड्स, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कोविड-19, चिकनगुनिया, डेंगू। तो मच्छरों से फैलने वाली मुख्य 3 बीमारियां दोस्तों कौन कौन सी हैं? मलेरिया है, डेंगू है और चिकनगुनिया है। तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। करा कि विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें हमारे शरीर को समान रूप से विकसित करने की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर में सूर्य के प्रकाश की मदद से तैयार किया गया विटामिन कौन सा है? दोस्तों आपको बता दें विटामिन जो होते हैं दोस्तों ए बी सी डी और ई जो क्या होते हैं दोस्तों? ए विटामिन होते हैं और के होता है। दोस्तों अगर विटामिन ए बी सी डी और ई होते हैं तो इसमें से दोस्तों कभी कभी पूछ लेता है कौन कौन से ऐसे विटामिन होते हैं जो कि जल में घुलनशील होते हैं। तो आपको बता दें विटामिन बी और सी जो होता है ये क्या होता है? जल में घुलनशील होता है। जबकि आपका विटामिन ए डी और ई जो होते हैं ये क्या होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। और इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब है कि सूर्य के प्रकाश की मदद से तैयार किया गया विटामिन कौन सा होता है? विटामिन डी जो होता है सूर्य के प्रकाश से के मदद से तैयार किया जाता है। और कभी कभी पूछ लेता है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होती है दोस्तों। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है, ठीक है। और दोस्तों कभी कभी पूछ लेता है कि किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का
नहीं जमता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि मिजोरम में 25 झूम की खेती के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। इसमें से कौन सा कथन राइट है दोस्तों, आपको बताना है। तो आपको बता दें कि इसका जो कथन जो राइट है, एक फसल काटने के बाद कुछ वर्षों के लिए भूमि को खाली छोड़ दिया जाता है, सही है। भूमि पर उगने वाले बांस या खरपतवार को काट कर जला दिया जाता है, ये भी राइट है। और एक खेत में 3 या 4 विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, तो ये भी राइट है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब है दोस्तों, वो क्या है आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही राइट है, ए, बी और डी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि एक ही फसल को बार बार उगाना और बहुत सारे रसायनों का उपयोग करना मिट्टी को बनाता है। अगर दोस्तों एक ही तरह की फसल हम बार बार एक ही मिट्टी में उगाते हैं तो उससे क्या हो जाता है, मिट्टी उपजाऊ हो जाती है, अनुपजाऊ या एक विशेष प्रकार की फसल के लिए उपयोगी या इनमें से कोई नहीं। तो मिट्टी कैसी हो जाती है, अनुपजाऊ हो जाती है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि तरुण भारत संघ नामक समूह किससे संबंधित है। पुरानी झीलों का पुनर्निर्माण के लिए, अधिगम में विशेष रूप से सक्षम बच्चों की मदद करने के लिए, स्कूल में पका हुआ मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराना, EWS से संबंधित बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग कक्षाएं। तो तरुण भारत संघ जो नामक संस्था है दोस्तों या समूह है, वो पुरानी झीलों के पुनर्निर्माण के लिए संबंधित है। ठीक है, तो इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों, ताकि मेरे द्वारा डाले गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आपको सबसे पहले और सटीक मिले दोस्तों।